हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से चैनल में स्वागत है। आज जो है साइंस का मोस्ट पीपीआई क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने में। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, हो जाइए तैयार, ठीक है। अपना एग्ज़ाम के लिए साइंस में 40 में 40 सही ऑब्जेक्टिव करना है अगर आपको तो मतलब हर एक वीडियो को देखिए बढ़िया से और अपना कॉपी कलम में सारी बातों को नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के सेशन का पहले प्रश्न को लेकर के। तो पहला प्रश्न क्या है कि जब चूना पत्थर, जो चूना पत्थर है हमारा, ठीक है, उसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं भाई? गर्म करते हैं। तो वो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। तो ये जो अभिक्रिया है किस तरह का अभिक्रिया है ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, जिसको चूना पत्थर संगमरमर बोलते हैं क्या, इसको जब गर्म करते हैं हम लोग, हीट, ठीक, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको? अनबुझा चूना या बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ देता है कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो विलयन है ना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड है आपका, ये कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग जो करते हैं ना, दीवारों को सफ़ेदी करने में करते हैं, ठीक है। आपको बोलेगा कि किस यौगिक का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने में करते हैं, तो ये याद रखिएगा, दीवारों को सफ़ेदी करने में इसी का इस्तेमाल होता है। दीवारों को सफ़ेद रंग का जो पेंट करते हैं हम लोग, दीवारों को सफ़ेदी करने में, क्या करने में? सफ़ेदी करने में दीवारों को, ठीक है, बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपघटन अभिक्रिया। मतलब जब कोई एक अभिकारक सूर्य प्रकाश या विद्युत धारा या ताप, इसकी उपस्थिति में कराते हैं अभिक्रिया अगर, तो कोई एक अभिकारक जो है ना, टूट करके एक से अधिक उत्पाद देता है, एक से अधिक उत्पाद देता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया का अगर उदाहरण मांगेगा तो दे देंगे हम लोग कि H2+O2, ठीक है। उसके बाद जो बन जाएगा हमारा 2H2O, ये हो गया हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करता है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? NaCl, अगर उदाहरण मांगेगा आपसे, मांगता ही है उदाहरण, प्लस BaSO4, ठीक है, बेरियम सल्फेट। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इसमें आयनों का अदला बदली होता है। दो यौगिक होता है, एक यौगिक यहाँ है, एक यौगिक यहाँ है, और इसके बीच क्या होता है? आयनों का अदला बदली होता है। तो सोडियम सल्फेट हो जाएगा, NaSO4 हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? BaCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? BaCl2 बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है? यौगिकों का अदला बदली होता है, ठीक है। ये सल्फेट इसमें आ गया है और ये जो क्लोरीन है हमारा उसमें चला गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? दो यौगिकों के बीच किसका अदला बदली होता है? आयनों का अदला बदली होता है। तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है हमारा, वो अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में आयनों का अदला बदली करता है। देखिए अभी आ गया, वो अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक किसका अदला बदली करता है? आयनों का अदला बदली करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये ध्यान रहे, दोनों यौगिक ही होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? यौगिक ही होना चाहिए। और विस्थापन में क्या होना चाहिए भाई? एक यौगिक होना चाहिए और एक तत्व होना चाहिए। जैसे ये एक यौगिक है H2SO4 और एक तत्व है हमारा जिंक, ठीक है। जिंक होगा, मतलब ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला तत्व जिंक होगा, लोहा होगा, इस तरह का, ठीक है। तो ये क्या करेगा? एक एक यौगिक होगा और एक क्या होगा? तत्व होगा। तो ये तत्व जो है ना, इस यौगिक में से कम अभिक्रियाशील वाला जो हाइड्रोजन है उसको हटा देगा। कम अभिक्रियाशील वाला हाइड्रोजन को क्या कर देगा भाई? हटा देगा, ठीक है। तो आप एक बात ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि जब जिंक और मतलब ऐसा याद रखिएगा कि विस्थापन अभिक्रिया जो होता है उसमें क्या होता है भैया? एक आपका तत्व रहेगा और एक आपका यौगिक रहेगा, और उसमें जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को यौगिक में से हटा करके उसकी जगह बैठ जाएगा। देखिए सल्फेट के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे सल्फेट के साथ खुद आ गया है जिंक, और हाइड्रोजन को क्या कर दिया भाई? विस्थापित कर दिया, उसकी जगह से हटा दिया है। तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होना चाहिए था? अभिकारक में यहाँ भी यौगिक होता और यहाँ भी यौगिक होता। ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, काले रंग की परत
देखिए जब चांदी को खुली हवा में छोड़ देंगे ज़्यादा दिन तक तो क्या होगा ना, उस पर काले रंग का परत चढ़ जाता है। ये भी याद रखिएगा कि चांदी के ऊपर काले परत का जो रंग चढ़ जाता है वो एक जंग लगने का उदाहरण है, ठीक है, जंग लगने का संकेत है, ठीक है। तो वो जो संक्षारण के कारण होता है, जब भी संक्षारण होता है कब होता है, जब हवा के संपर्क में कोई वस्तु आता है, नमी के संपर्क में कोई वस्तु आता है तो उस पर क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता था। तो चांदी के ऊपर किस रंग का परत चढ़ता है भाई, काले रंग का परत चढ़ता है, ठीक है। वो किसके कारण काले रंग का परत चढ़ता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, याद रखिएगा। चांदी के ऊपर जो काले रंग का परत चढ़ता है वो किसके कारण चढ़ता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण चढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, चौथे नंबर प्रश्न की ओर। कॉपी कलम में आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या है, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा कब होगा। देखिए इसको हम लोग लिखते हैं बढ़िया से, ठीक है। इसको हम लोग समझने का भी प्रयास करते हैं और लिखते भी हैं, ठीक है। देखिए ये कैसा दर्पण है हमारा, ये हमारा अवतल दर्पण, यहाँ बना देते हैं। ये कैसा दर्पण है भाई, अवतल दर्पण है, ठीक। और ये क्या है हमारा, ये हमारा है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा इधर क्या है, यहाँ है अनंत, इधर क्या है हमारा अनंत है, ये क्या है हमारा अनंत है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आपका होता है फोकस, यहाँ पर क्या होता है हमारा फोकस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी ध्रुव बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सी बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी वस्तु को अगर हम लोग ना अनंत पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे भाई, अनंत पर रखेंगे, याद रखिएगा। तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा, सीधा एफ पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, एफ पर बनेगा। अनंत पर रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा, एफ पर बनेगा, ठीक है। अनंत और सी के बीच में अगर वस्तु रखेंगे, देखिए एक एक स्टेप इधर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इधर से, तो एक एक स्टेप इधर से पीछे आना होगा, ठीक है। तो कहाँ अनंत और सी के बीच में वस्तु को रखे हैं, तो एफ और सी के बीच बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच बनेगा, यहाँ एफ और सी के बीच बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। और वो प्रतिबिंब जो है ना उल्टा होगा, छोटा होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर सी पर कोई वस्तु को रखेंगे हम लोग, तो प्रतिबिंब जो है ना सी पर ही बनेगा और वस्तु के क्या बनेगा, बराबर बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमको कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा एवं बड़ा कब होगा, ठीक है। तो देखते हैं, अभी सी पर रखे हैं तो सी पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। अब हम लोग सी और एफ के बीच में रखते हैं कोई वस्तु, सी और एफ के बीच में कोई वस्तु रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो है सी और अनंत के बीच बनेगा, सी और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा, ठीक है। वास्तविक उल्टा और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अगर कोई वस्तु हम लोग एफ पे रखते हैं, किसी वस्तु को कहाँ रखते हैं, एफ पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा, और यहाँ पर भी क्या होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा कब बनेगा। तो दो कंडीशन पे बड़ा बन सकता है, एक होता है सी और एफ के बीच, ठीक है। अगर सी पर होगा तो वो तो क्या बनेगा भाई, वस्तु के बराबर बनेगा लेकिन उल्टा होगा। एफ और सी के बीच अगर हम लोग रखेंगे, ठीक है, वस्तु को अनंत पर रखेंगे अगर, तो एफ पर बनेगा, जो बहुत छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। अच्छा वस्तु को एफ पर अगर हम लोग रखेंगे, एफ पर हम लोग रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, ठीक है, अनंत पर बनेगा, ये बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। बहुत बड़ा होता ऑप्शन में तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता हमारा, लेकिन यहाँ सिर्फ बोला कि बड़ा बनेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। वस्तु को एफ और सी के बीच में हम लोग रखेंगे अगर, एफ एफ यहाँ और सी यहाँ, इसके बीच में अगर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है ना कि सी और अनंत के बीच बनेगा और वो क्या होगा, बड़ा बनेगा। लेकिन अगर ऐसा रहता कि वस्तु को अगर हम लोग एफ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता और बहुत बड़ा बनता, तो यहाँ पर अगर बोलता कि बहुत बड़ा बनता तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाता, डी हो जाता। चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को लेकर के। अगला प्रश्न क्या है हमारा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है ना, हमेशा होता है कैसा भाई, हमेशा आभासी और सीधा होता है, ये भी याद रखिएगा। जो समतल दर्पण है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी और कैसा बनता है, सीधा बनता है। समतल दर्पण के बारे में आप लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में जितना वस्तु दूरी होता है उतना ही प्रतिबिंब दूरी होता है। अच्छा समतल दर्पण में ही पार्श्विक विस्थापन होता है। अच्छा समतल दर्पण में ही क्या होता है भाई कि वस्तु अगर इधर से कोई वस्तु जा रहा है, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है ना, तो हमको लगेगा क्या कि 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, मतलब चाल को क्या करके दिखाता है, ये बढ़ा करके दिखाता है, ठीक है। पार्श्विक विस्थापन होता है, मतलब कि हम लोग दायां हाथ को अगर उठाएंगे ना तो बायां हाथ को दिखाएगा हमको, ठीक है। तो समतल दर्पण के बारे में ये सब बात याद रखेगा। और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो भी याद रखेगा, अनंत पर होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ पर होती है भैया, फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस दूरी जो होती है समतल दर्पण की वो होती है अनंत पर। कहाँ पर होती है, अनंत होती है, याद रखिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। इस सब बात को याद रखना है आपको।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद इलावे याद रखना है कि समतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, क्या क्या उपयोग है समतल दर्पण का, इस सब बातों को भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा नंबर प्रश्न है लेंस का आवर्धन। ठीक है, देखिए एक होता है दर्पण का आवर्धन और एक होता है लेंस का आवर्धन, दोनों बात को याद रखिएगा। दर्पण का आवर्धन अगर आपको पूछ दे, आवर्धन, आवर्धन मतलब होता है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीट्यूड, मतलब आवर्धन का मतलब होता है कि कोई दर्पण, देखिए आवर्धन का मतलब क्या होता है, आवर्धन का मतलब होता है कि कोई दर्पण या कोई लेंस किसी वस्तु का कितना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, किसी वस्तु का कितना बड़ा प्रतिबिंब या कितना गुना छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, तो दर्पण का आवर्धन होता है -v/u, ये याद रखिएगा। दर्पण में क्या हो जाता है, दर्पण का अगर आवर्धन आपको पूछेगा तो -v/u होता है। ठीक है, और लेंस का जो आवर्धन होता है इसका उल्टा होता है, तो लेंस में क्या होता है, +v/u होता है। ठीक है, +v/u, m से होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीफिकेशन, इसलिए m लिखे हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। ठीक है, आवर्धन का मतलब क्या होता है कि कोई दर्पण या कोई लेंस किसी वस्तु का कितना गुना बड़ा या किसी वस्तु का कितना गुना छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उसको ही हम लोग आवर्धन कहते हैं। ठीक है, आवर्धन बराबर याद रखिएगा, अगर दर्पण होगा तो -v/u, अगर लेंस होगा आपका तो क्या होगा, v/u होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, जो 7वां नंबर प्रश्न है, यदि m माइनस में हो। अगला जो 7वां नंबर प्रश्न है हमारा, तो 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि यम का मान अगर माइनस है, यम का मान क्या है, आवर्धन को मान दे दिया है माइनस में, आवर्धन का मान क्या दिया है, माइनस में दिया है, और बोला कि तो प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होगा। देखिए वास्तविक उल्टा और वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर प्लस में मान रहता तो आभासी सीधा और वस्तु के बराबर होता, बी आंसर होता। ठीक है, यम का मान माइनस है तो ध्यान रखिएगा, और प्लस होता तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए प्लस होता तो बी आंसर होता। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक आप जानते हैं ना। देखिए लेंस की क्षमता का क्या मतलब होता है कि कोई लेंस है, मान लीजिए ये हमारा कौन सा लेंस है भाई, उत्तल लेंस है, तो कोई लेंस प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ता है, प्रकाश का जो भी किरण आएगा ना उस किरण को कितना मोड़ पाता है। ठीक है, प्रकाश की किरण को कितना मोड़ पाता है, प्रकाश की किरण को कितना मोड़ पाता है, उसको ही लेंस की क्षमता कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। मतलब लेंस की क्षमता का अगर परिभाषा बोले आपको तो याद रखिएगा सीधा सीधा कि कोई लेंस प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरणों को कितना अधिक मोड़ पाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस की क्षमता, मतलब उस लेंस का कितना पावर है कि वो प्रकाश की किरण को मोड़ सके। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है ना, P बराबर होता है 1/f, P से पावर, P बराबर क्या होता है 1/f, और ये जो फोकस दूरी है हमेशा याद रहे मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मीटर में, कभी कभी सेंटीमीटर में दे देता है, आपको आंसर दे देता है कि किसी लेंस का फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता निकालिए, तो इस तरह का न्यूमेरिकल भी बनता है हमारा। ठीक है, तो उसको हम लोग हमेशा क्या कर देंगे, जो 50 सेंटीमीटर था उसको मीटर बना देंगे, और मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से भाग करते हैं, तो यहाँ पॉइंट आएगा और इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर में जाएगा हमारा 100, मतलब 100/50, इसको अगर हम लोग काट देंगे तो 2 डायोप्टर हो जाएगा हमारा आंसर। तो इससे हमको एक बात ये भी पता चलता है कि लेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, डायोप्टर होता है, और न्यूमेरिकल एक ना एक तो बनेगा ही इससे आपका। ठीक है, तो लेंस का क्षमता का सूत्र जो होता है P बराबर क्या होता है भाई, 1/f होता है, और f का मतलब होता है फोकस दूरी, और फोकस दूरी जो है हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ये बात याद रखेगा। सेंटीमीटर में दे देगा आपको तो मीटर में पहले बना लेना है, उसके बाद आपको लेंस की क्षमता का फॉर्मूला लगा करके निकाल लेना है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक भी अगर पूछेगा आपका तो मात्रक आपका क्या हो जाएगा, डायोप्टर, जिसको डी से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को लेते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा 9 नंबर, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, देखिए अभी आ गया, कोई लेंस है उसकी फोकस दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब क्षमता क्या होगा, तो P बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता निकालने का फॉर्मूला P बराबर 1/f होता है। ठीक है, और 1 और बटे में कितना 50, अब ये 50 क्या है हमारा, सेंटीमीटर है, इसको मीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, यहीं पे कर दो, 100 से क्या कर देंगे हम लोग, भाग करेंगे। अब देखिए 100 से भाग करने के बाद 1/50, इसको फिर गुना में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक 1 बटे कितना हो जाएगा, मतलब अगर 100 से, मतलब इसको अगर 100 से भाग करना होगा तो इस तरह से करना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 ऊपर चले जाएगा, और उसके बाद इसको काटेंगे तो 2 डायोप्टर आंसर हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा भाई, 2 डायोप्टर, तो क्या आंसर होगा हमारा, 2 डायोप्टर हो जाएगा। चलिए अगला 10वां प्रश्न को देखिए। 10वां प्रश्न क्या है, अच्छा लेंस की क्षमता क्या दिया हुआ है, लेंस की क्षमता दिया हुआ है माइनस में, लेंस की क्षमता किस में दिया हुआ है, माइनस में, तो वो लेंस कौन सा होगा। ठीक है, अगर लेंस की क्या सवाल है कि किस लेंस की क्षमता माइनस डायोप्टर है। देखिए याद रखिएगा, जो अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस को याद रखिएगा आप लोग, अवतल लेंस, जो अवतल लेंस है
इसका जो क्षमता होगा ना भैया, याद रखिएगा माइनस में होगा, और उत्तल लेंस का जो क्षमता होगा वो किस में होगा, उत्तल लेंस का जो क्षमता होगा वो प्लस में होगा। ये बात को याद रखिएगा, उत्तल लेंस का क्षमता क्या होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ देखो माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस में दिया हुआ है तो कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और एक बात एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि अगर माइनस में कोई लेंस का क्षमता है तो बताइए कि उस व्यक्ति को कौन सा आँख का रोग होगा कि उसको माइनस वाला क्षमता वाला चश्मा लगेगा। तो अवतल है तो कैसा हो जाएगा भाई, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। कैसा दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी जानते हैं हम लोग। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, किसमें, दही खट्टा होता है ना, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू जो भी खट्टा फल वगैरह है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, और यहाँ हमारा क्या दिया हुआ था, सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका को, अचार को सुरक्षित रखने के लिए सिरका का इस्तेमाल करते हैं, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कम प्रश्न है इसमें, 20 प्रश्न होगा शायद, 20 या 25 प्रश्न, तो इसलिए तेज़ी से थोड़ा चल रहे हैं हम लोग, छोटा छोटा प्रश्न है। क्या सवाल है कि जब NaOH, मतलब ये क्या है, क्षारक है, और जब ये क्या है हमारा, HCl है। ठीक है, मतलब अम्ल है, मतलब अम्ल और क्षारक के बीच जब रिएक्शन होगा तो उस प्रकार क्या बनता है, लवण बना और क्या बना, जल बना। तो इस तरह का अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब जब अम्ल और क्षारक के बीच में, जब अम्ल और क्षारक के बीच में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न। जो 13 नंबर प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, अम्लीय वर्षा जो एसिड रेन होता है ना, इसका मुख्य कारण जो है SO2 और NO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पेरोक्साइड के कारण जो है ना अम्लीय वर्षा होता है। और अम्लीय वर्षा से क्या क्या हानि है, पिछला वीडियो में सारी बातों को बता चुके हैं। पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अम्लीय वर्षा से रिलेटेड जो भी होगा ना, 5 नंबर या जो भी क्वेश्चन आएगा ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसका भी आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं, पूरा डिटेल में बताए हैं। चलिए अगला नंबर को देखते हैं हम लोग, 14 नंबर POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी से अभिक्रिया करके क्या बनता है। ठीक है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, CaSO4, डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करता है, इनटू ½ H2O। ठीक है, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, पानी मिला देंगे ना, तो ये पानी मिलाने के बाद जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ये याद रखिएगा, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, ये भी याद रखिएगा, जिप्सम। ये किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का फॉर्मूला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग क्या है। जो सोडियम कार्बोनेट है उसका उपयोग जो है ना, किस में करते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच उद्योग में, लोहा गलाने में, दवा बनाने में, या पेट्रोलियम निकालने में। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं कांच उद्योग में, ये भी याद रखिएगा। कांच उद्योग में सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसको धोवन सोडा बोलते हैं, याद रखिएगा, वाशिंग सोडा। चलिए अगला प्रश्न, जो 16 नंबर प्रश्न है, दांतों की सुरक्षा हेतु, जो दांतों की सुरक्षा के लिए जो टूथपेस्ट होना चाहिए उसका pH कितना होना चाहिए। तो pH जो है ना, क्षारीय होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे मुंह में क्या, मतलब अम्लीय माध्यम हो जाता है, तब हम लोग कोलगेट वगैरह जो करते हैं उसका प्रकृति कैसा होना चाहिए भाई, क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए जो कोलगेट वगैरह है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला 18 नंबर प्रश्न है, 18, धातु ऑक्साइड प्रायः क्या होते, कैसे होते हैं। देखिए धातु जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो हमेशा क्षारीय होगा, और अधातु और ऑक्सीजन के बीच में जो होगा, अधातु और ऑक्सीजन के बीच अगर रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा अधात्विक ऑक्साइड। क्या बनेगा, अधात्विक ऑक्साइड, और जिसकी प्रकृति जो होगी अम्लीय होगी। तो अधातु ऑक्साइड अगर बोलेगा आपको, अधातु ऑक्साइड, उसका प्रकृति अम्लीय होगा, और धातु वाला प्रकृति कैसा होगा भाई, क्षारीय होगा। इन दोनों बातों को याद रखेगा। अधातु और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो अधात्विक ऑक्साइड बनेगा, और उसका प्रकृति क्या होगा, अम्लीय। और से अधातु, और से अम्लीय, याद रखिएगा। ठीक है, और धातु वाला होगा तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या है, अधातु ऑक्साइड है। देखिए अभी आ गया, जो अधातु ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड कैसा होता है भाई, अधातु ऑक्साइड अम्लीय होता है, अधातु ऑक्साइड अम्लीय होता है, और धातु ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है, थर्माइट अभिक्रिया। ठीक है, थर्माइट अभिक्रिया का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जो मशीन वगैरह का पुर्जा सब टूट फूट जाता है ना, उसको जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वेल्डिंग करने में। और थर्माइट अभिक्रिया का जो इस्तेमाल होता है ना, रेलवे पटरी जो होता है ना, उसके दरारों को जोड़ने में भी होता है। ठीक है, तो ये जो ना अत्यंत उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये बहुत ही अधिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो
थर्मिट अभिक्रिया का समीकरण अगर आपसे मांगता ही एकदम VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। थर्मिट अभिक्रिया के समीकरण में दे देंगे फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच जब अभिक्रिया होगा ना तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और ये जो काफ़ी उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा ये है थर्मिट अभिक्रिया, और इसका इस्तेमाल जो है ना रेलवे पटरियों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है। पूछ देगा एग्जाम में आपको कि रेलवे पटरियों की दरारों को जोड़ने में किस अभिक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, तो थर्मिट अभिक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, थर्मिट अभिक्रिया यहाँ लिखा गया है थर्माइट अभिक्रिया, समझ लीजिए वही है, ठीक है। चलिए अगला 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या बना इधर जाके, कॉपर और प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब जल बन गया है। कौन उपचयित हो रहा है, उपचयित होना का मतलब समझ रहे हैं ना आप कि किसमें मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है। उपचयित होना मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सीजन किस में बढ़ा है, हाइड्रोजन में बढ़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। अगर बोलता कौन अपचयित हो रहा है तो अपचयित कौन सा ऑप्शन हो जाता हमारा, ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। उपचयन होने का मतलब क्या होता है ना कि ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना, और उसके बाद याद रखेगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ये उपचयित अभिक्रिया का 3 ठो बात याद रखेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 22 नंबर 25 क्वेश्चन का सीरीज है। 22 नंबर प्रश्न को देखिए क्या है 22 नंबर प्रश्न कि H2Cl2 बन गया है हमारा HCl, कौन सा तत्व उपचयित हो रहा है, अच्छा उपचयित हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा तत्व जो है उपचयित हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन में H आके मिल गया है ना, H मतलब क्या होता है उपचयन अभिक्रिया मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का क्या होता है घटना, ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना। तो इसका ये कौन सा हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, क्या उपचयित हो रहा है, तो हाइड्रोजन जो है क्या हो रहा है उपचयित हो रहा है, आपका हाइड्रोजन क्या हो रहा है उपचयित हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन में क्या होगा क्लोरीन बढ़ रहा है ना, देखिए हाइड्रोजन में क्या हो रहा है क्लोरीन बढ़ रहा है, तो ये उपचयित होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं 23 नंबर, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है, मतलब कौन सी धातु जो है तरल अवस्था में मतलब द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा जो है क्या है तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न को देखिए सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु बोले तो लिथियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों धातु इतना मुलायम होता है कि इसको चाकू से आसानी से हम लोग काट सकते हैं। और सोडियम धातु के बारे में आप जानते हैं कि ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको किरासन तेल में डुबा करके रखते हैं। हमको बोला था कि सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु क्या है हमारा लिथियम है। चलिए 25 नंबर प्रश्न आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है ये, धातुओं को आघात वर्धनीय क्यों कहते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब होता है क्या कि उसको मतलब पीट पीट करके चादर के रूप में बदल सकते हैं, इसको बोलते हैं आघात वर्धनीय, ठीक है। और तार के रूप में खींच सकते हैं, उसको बोलते हैं तन्यता, उसको क्या बोलते हैं तन्यता। एक बात याद रखेगा कि सबसे अधिक तन्य और सबसे अधिक आघात वर्धित धातु, सबसे अधिक तन्य और सबसे अधिक आघात वर्धित धातु जो है क्या है वही हमारा सोना जो है ना, सबसे अधिक तन्य और सबसे अधिक आघात वर्धित धातु है, ये भी बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए चलिए आज के से अच्छा और भी प्रश्न है क्या, 30 प्रश्न होगा इसका मतलब, हाँ 30 प्रश्न है साथियों। तो 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कौन सी धातु पानी पर तैर सकती है, तो कौन सी धातु जो पानी पर, सोडियम धातु जो है ना इसको ये पानी में क्या होगा, इसको पानी में डालेंगे ना तो ये पानी में तैरते रहेगा ऊपर ऊपर, ठीक है। ये मतलब घुलेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा पानी के साथ, पानी के ऊपर क्या करेगा तैरते हुए रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला 27 नंबर, धातु की अभिक्रिया में अम्लों के साथ करने पर क्या होगा। जब कोई धातु है, जैसे धातु है ये, ठीक है, इसको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे हम लोग, ये अम्ल है हमारा, तो देखिए क्या होगा, तो ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, क्या निकलेगा भाई, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। धातु और अम्ल के बीच रिएक्शन कराने से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, अधातु प्रायः किसके अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। जो अधातु है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है किसके साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। और धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय मतलब क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, फ्यूज तार का निर्माण किससे होता है, ठीक है। फ्यूज तार का निर्माण जो होता है ना, सोल्डर भी बोलते हैं उसको, PB और SN, जो फ्यूज तार का निर्माण होता है वो किससे होता है, PB और SN, ठीक है। तो लेड लेड या PB मतलब लेड, SN मतलब टीन, और सोल्डर का भी यही होता है, ठीक है। सोल्डर भी क्या है एक मिश्र धातु है, और फ्यूज भी हमारा क्या है एक मिश्र धातु है। तो फ्यूज जो है किससे बना हुआ है, तो PB और SN से बना हुआ है। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है हमारा, तो आखिरी प्रश्न को देखिए क्या है, फ्यूज तार की विशेषता क्या है। फ्यूज तार जो है ना उच्च गलनांक और उच्च चालकता, निम्न गलनांक और उच्च चालकता, निम्न गलनांक देखिए दोनों निम्न तो होगा नहीं, ठीक है। उच्च गलनांक और निम्न चालक, चालक तो बहुत अच्छा होता है ये भी नहीं होगा, मतलब ये होगा B नंबर ऑप्शन होगा, निम्न गलनांक और उच्च चालकता। मतलब फ्यूज क्या करता है ना कि जब अधिक मात्रा में विद्युत धारा आ जाता है ना खुद गल जाता है, खुद टूट जाता है, ठीक है। और घर के सारे उपकरणों को जलने से क्या कर देता है बचा लेता है। तो आशा करते हैं साथियों यहाँ तक अगर पहुँचे हैं आप लोग तो वीडियो को देखे होंगे बढ़िया से,
इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। धन्यवाद आप सभी का।